morning, friends. Today we will discuss about the growth and age determination of fish. ये जो पेपर है वो एमएससी फाइनल के स्पेशल पेपर फिश बायोलॉजी का 6th पेपर होता है जिसका नाम है फिश एंड फिशरीज। ये स्पेशल पेपर फिश बायोलॉजी के स्टूडेंटों को जिसमें एमएससी फाइनल में जो स्पेशल पेपर लेना पड़ता है उनके लिए ये है। जिसका एक टॉपिक है ग्रोथ एंड एज डिटर्मिनेशन इन फिश। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन में ये 3-4 पॉइंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन, ईयर स्टोन मेथड, स्केल मेथड, फिश एज एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नॉलेज अबाउट द ग्रोथ एंड एज ऑफ फिश इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन फिशरीज एज वेल एज इन सिस्टमैटिक्स। जो फिश एंड फिशरीज का अध्ययन करते हैं या फिशरीज साइंटिस्ट हैं जो फिशरीज पर अध्ययन करते हैं उनके लिए किसी मछली की एज को जानना बहुत जरूरी एस्पेक्ट होता है। और सिस्टमैटिक्स में भी एज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिस्टमैटिक्स यानी कि वर्गीकरण विज्ञान के अंदर फिश एज डिटर्मिनेशन इज ए गुड प्रैक्टिस इन फिशरीज। फिश एज की जो आयु निर्धारण है वह एक अच्छी प्रैक्टिस है फिशरीज के अंदर और जो की जाती है जनरली। नोइंग हाउ ओल्ड ए फिश इज when it becomes the mature is an also important कब ये मैच्योर होगी और कितनी एज है किसी मछली की यह जानना फिशरीज और जो फिश के साइंटिस्ट हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है। एनी ऑफ दीज वैल्यू मे चेंज ओवर टाइम। इनकी वैल्यूज जो है वो समय के साथ में बदल जाती हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एज ऑफ फिश सैंपल रेगुलरली। इसलिए हर फिश की एज को निर्धारित करना समय समय पर जरूरी होता है क्योंकि वो समय काल परिस्थितियों के अनुसार ये चीजें बदलाव आ जाता है इनमें। डेटा ऑन फिश साइज, मछली के आकार का जो डेटा है वो कंबाइंड विद एज इंफॉर्मेशन, वह है उसकी एज की इंफॉर्मेशन के साथ में पैरेलल चलता है। प्रोवाइड ग्रोथ रेट, ये इसमें कितनी ग्रोथ रेट होती है ये सारा चीज उससे कोलैबोरेशन में चलता है, पैरेलल चलता है। When a fish age is known, this information gives a measure of mortality rate due to both fishing and natural causes. किसी मछली में मृत्यु दर का आकलन कि फिशिंग के द्वारा या नेचुरल कॉजेज के द्वारा कितना हो रहा है, उसकी मृत्यु दर कितनी हो रही है, यह है उसकी एज को जानने के बाद ही पता लगता है कि कितनी उसकी एज है और किस एज में उनकी मृत्यु दर पाई जा रही है। तो उसका निर्धारण करना ये इंपॉर्टेंट होता है। इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कैच ऑल द फिशेज इन अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन की सारी प्रकार की फिशों को पकड़ना, सभी मछलियों को पकड़ना ये एक अव्यवहारिक बात होती है। इट इज बेटर ऑप्शन, इसकी बजाय अच्छा ये होता है कि टू कैच ए स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड डिटरमाइन ए रिलेटिव नंबर ऑफ फिश एट ईच एज, कि एक किसी पॉपुलेशन का एक छोटा सा भाग पकड़े और उसमें से हर मछली की एक एज को निर्धारित किया जाए। ये छोटी या बड़ी जो भी है उसकी एज को पता लगाया जाए। स्टॉक असेसमेंट यूज द एज डेटा इन एडिशन टू अदर डेटा टू बिल्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन की मछली की पॉपुलेशन की एक मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए ये जो या स्टॉक असेसमेंट करने के लिए ये एज के डेटा काम में आते हैं। The most complex model need a higher number of A's. जो भी ये जो कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है उसमें एज का जो डेटा है वो बहुत, एज का जो पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। These models estimate the total number of fish, a wild stock and predict the effect of fishing. और जो फिशिंग का इफेक्ट है उसको बताने में, उसकी जांच करने में ये हेल्प करते हैं। There are two methods by which age of a fish can be determined: otolith method and scale and bone method. यानी otolith और scale और bone को काउंट करके हम किसी मछली की एज का पता लगा सकते हैं। पहला है otolith या ईयर स्टोन मेथड। otolith क्या होता है? इंटरनल ईयर के अंदर जो सैक्युलस और यूट्रिकुलस होते हैं उनके अंदर बैलेंस बनाने के लिए एक कैल्शियम कार्बोनेट का कंकर के समान संरचना पाई जाती है। एक बॉडी पाई जाती है जिसे ऑटोलिथ के नाम से जाना जाता है। इसे ईयर स्टोन भी कहते हैं। साइंटिस्ट असेस द एज एंड ग्रोथ रेट ऑफ फिश स्पीसीज बाय स्टडीइंग फिश ईयर स्टोन कॉल्ड ऑटोलिथ। वैज्ञानिक जो हैं वो उस ऑटोलिथ का अध्ययन करके किसी मछली के एज के बारे में पता लगाते हैं। ऑटोलिथ रिवील द एज ऑफ इंडिविजुअल फिश ऑलमोस्ट लाइक काउंटिंग द रिंग्स इन ए ट्री।
जैसे किसी पेड़ की एनुअल रिंग्स को या वार्षिक वलयों को गिन करके उसकी एज का पता लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मछलियों के ऑटोलिथ में बनने वाली रिंग्स को काउंट करके उसकी एज का पता लगाया जाता है। Knowing the age distribution of a fish population help the better monitor, assess and manage stock to long-term benefits. एज को जानने के लिए एज जो है वो फिश के डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉपुलेशन में और उनकी मॉनिटरिंग करने में और उनका मूल्यांकन करने में, उनको मैनेज करने के लिए और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ये एज का निर्धारण जरूरी होता है। साइंटिस्ट एंड फिशरीज मैनेजर्स, इन दोनों के लिए यानी वैज्ञानिकों के लिए भी, ये जो फिश विज्ञानी है वो, और फिशरीज मैनेजर्स हैं जो फिशरीज चलाते हैं, फिशरी सेंटर्स चलाते हैं, उन फिशरीज मैनेजर्स के लिए भी कैन यूज दिस डाटा टू हेल्प अंडरस्टैंड हाउ फिश पॉपुलेशन रिएक्ट टू द कमर्शियल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज प्रीडेशन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। उनके लिए जरूरी होता है कि किस प्रकार से एक फिश की पॉपुलेशन है वो कमर्शियली एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि प्रकाश है, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एंड प्रीडेशन यानी मछलियों को खाने वाले जो प्रीडेटर्स हैं उनको बारे में, और पॉल्यूशन से मरने वाली मछलियों के बारे में, और क्लाइमेट चेंज से होने वाली फिश का जो डिस्टिंक्शन है उसके बारे में जानकारी करने के लिए ये फिश की एज का इसमें पता लगाया जाता है ऑटोलिथ के सहायता से। The ear stone is the most commonly used structure for determining the age of fish. एक मछली की आयु ज्ञात करने के लिए ईयर स्टोन या ऑटोलिथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ऑटोलिथ आर कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स फाउंड इनसाइड द हेड ऑफ द बोनी फिश। बोनी फिश के हेड के अंदर पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई संरचनाएं होती हैं ऑटोलिथ। ये शार्क एंड रेज में नहीं पाई जाती, शार्क और रेज के अंदर ये ऑटोलिथ नहीं पाया जाता। ईच फिश हैज ए 3 पेयर ऑफ ऑटोलिथ, 3 जोड़ी में पाए जाते हैं, विच वेरी इन शेप एंड साइज, जो आकार और शेप में, आकृति में दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। ऑटोलिथ्स आर पार्ट ऑफ फिश इनर ईयर, allowing fish hear and sense vibration in the water and providing a sense of balance so that they may better navigate their surroundings. मछलियों के अंदर ये जो ऑटोलिथ है वह है उनको बैलेंस बनाने के लिए और डायरेक्शन को समझने के लिए, वाइब्रेशन को फील करने के लिए, रियलाइज करने के लिए ये ऑटोलिथ पाया जाता है इनके अंदर, और नेविगेशन में वो उनकी हेल्प करता है। ये एक इंटरनल ईयर है, इस इंटरनल ईयर के अंदर ये इसकी 3 कैनाल होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल कैनाल, एक वर्टिकल कैनाल और एक 2 वर्टिकल कैनाल होती हैं, पोस्टीरियर कैनाल और एंटीरियर कैनाल और एक हॉरिजॉन्टल कैनाल। इनके कैनालों के जो फूले विभाग हैं ये यूट्रिकुलस और सैक्युलस होते हैं। इन यूट्रिकुलस और सैक्युलस के अंदर ये ऑटोलिथ पाए जाते हैं जो बैलेंस बनाने का काम करते हैं। उसके अगर उस ऑटोलिथ को मैग्नीफाई करके एक बड़े माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखें तो उसके अंदर ये कंसेंट्रिक, ये ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी पारभासी होता है, इसमें से धुंधला आर पार दिखाई देता है। और इसको मैग्नीफाई करके इसमें दिखाया गया चित्र, इसमें ओपेक जोन होता है तो, और एक ट्रांसल्यूसेंट जोन होता है जो ईयर स्टोन के, ये मछली के ईयर स्टोन में पाए जाते हैं। ऑटोलिथ ग्रो थ्रू आउट ए फिश लाइफ एंड बाय एक्यूमुलेटिंग मटेरियल ऑन द आउटर सरफेस अराउंड ए कोर। उस कोर की चारों तरफ एक ये जो ऑटोलिथ है वो फिश की एज पूरी उम्र भर बढ़ता रहता है, और उम्र भर बढ़ते रहने के कारण इसीलिए इसको एज डिटर्मिनेशन का एक क्राइटेरिया बनाया गया। The accreted material is composed of alternating layers. जो इस पर जमा होने वाला या accumulate होने वाला जो मटेरियल है वह alternate layers के रूप में होता है, which are referred as the being either opaque and translucent based on their optical properties. ये translucent या opaque पदार्थ होते हैं जो इसके ऊपर चारों तरफ जमते जाते हैं concentric lines में। When a fish is feeding actively, often in summer, calcium from the fish diet accrete a wide opaque layer on the all surfaces of otoliths. ये देखा गया है प्रयोग में कि यदि गर्मियों के अंदर एक कैल्शियम से परिपूर्ण डाइट अगर मछलियों को दी जाए तो उसके ऑटोलिथ के ऊपर ओपेक लेयर्स का जमावड़ा ज्यादा हो जाता है। When the fish is eating less, the otolith grow more slowly and gain a narrower translucent layer.
यदि उसको लेस यानी कम भोजन दिया जाए तो ऑटोलिथ्स ग्रो तो करता है लेकिन स्लो करता है और नैरोअर उसकी जो ट्रांसल्यूसेंट लेयर है वो बढ़ती हैं। Two layers, the translucent and opaque, together represent 1 year of growth called annulus. ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक लेयर की एक रिंग जो है वो एन्युलस कहलाती है और एक रिंग एक साल में बनती है। तो जितनी एन्युलस एक ऑटोलिथ में पाई जाती है वही उस फिश की एज होती है। इसके आधार पर एज का आकलन किया जाता है। Otolith growth and development may be affected by temperature or other external conditions by many species. अनेकों स्पीसीज के अंदर ये ओटोलिथ की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वह कई कारकों से प्रभावित हो सकती है। टेम्परेचर है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ओटोलिथ की वो प्रभावित होती है एंड अदर एक्सटर्नल कंडीशंस है उन पर भी डिपेंड करता है। दूसरा जो पैरामीटर है फिश की एज को निर्धारित करने का वो है फिश स्केल्स। फिश के ऊपर पाए जाने वाले जो स्केल्स हैं, इन स्केल्स की वजह से फिश की एज का आकलन करने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। उनमें से चिको, लार, पिल्ले, दास have carried out on the scale age determination. शल्कों के आधार पर मछली की आयु ज्ञात करना ये इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहली बार किया। On the basis of nature and shape of scales, they may be classified as shape और उसके आधार पर 4 प्रकार के शल्क इसमें होते हैं: प्लेगोइड शल्क, साइक्लोइड शल्क, रेम्बोइड शल्क, टिनोइड शल्क। और उन केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो शल्क हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: कॉस्मोइड जिनमें कॉस्माइन होता है, गेनोइड जिनमें गेनोइन होता है, विट्रोडेंटोइड जिनमें विट्रोडेंटाइन के बने होते हैं। फॉर सम स्पीशीज ऑफ फिश स्केल मेथड इज मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेड मेथड टू डिटरमाइन द एज। बहुत सारी प्रजाति ऐसी हैं मछलियों की जिनमें ऑटोलिथ से आकलन होने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उनके शल्कों के आधार पर उसका एज का आकलन आराम से किया जाता है और ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। जैसे कि प्लेकोइड स्केल है, प्लेकोइड स्केल के अंदर जो 3 डेंटाइन पाए जाते हैं, 3 जो नुकीले दांत पाए जाते हैं, 9 पाए जाती हैं, उनके लंबाई के आधार पर उसकी एज को निर्धारित किया जाता है। गेनोइन और साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स जो हैं उनके अंदर कंसेंट्रिक रिंग्स रहती हैं और उन कंसेंट्रिक रिंग्स को एन्युलाई कहते हैं। उन एन्युलाई की संख्या को काउंट करके उस फिश की एज का पता लगाया जाता है। जैसे कि गेनोइड है, ये ऊपर वाली ये सारे स्केल्स हैं, प्लेकोइड स्केल, ये गेनोइड स्केल, ये साइक्लोइड स्केल, ये टिनोइड स्केल। टिनोइड इसलिए होते हैं कि इसके ऊपर दांतेदार सतह पाई जाती है, इसके नीचे इसलिए इसको टीना या कंगे के समान या दांतेदार या आरी के समान जो शल्क हैं उनको टिनोइड स्केल कहा जाता है। प्लेकोइड स्केल, टिनोइड, गेनोइड, ये नीचे की तरफ स्किन के टुकड़े हैं जिन स्किन के टुकड़े को लार्ज करके बताया गया, जिसमें स्केल किस प्रकार से धसे हुए रहते हैं, किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है, ये इसमें दिखाया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ डर्मल स्केल्स फाउंड इन द ऑन द फिशेस। स्केल फॉर्म कंसेंट्रिक रिजेस व्हिच आर क्लोज टुगेदर। स्केल के अंदर जो संकेंद्रित वलय पाई जाती हैं जो एक के ऊपर एक बहुत आच्छादित रहती हैं। स्केल्स आल्सो इरोड द एजेस एंड शेड एंड रीजनरेट। कई बार ऐसा होता है कि शल्क जो है वो झड़ जाते हैं या इरोड हो जाते हैं या शेड ऑफ हो जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे रीजनरेट हो जाते हैं। The erosion can lead to the falsely low age reading or inaccurate data. तो इस स्थिति में उस मछली का जो एज है उसके आकलन करने में प्रॉब्लम आती है, उसमें एक्यूरेट डेटा नहीं आ पाता। स्केल्स आर यूज्ड टू असेस एज ऑफ फिश। स्केल्स जो हैं वो मछली की आयु ज्ञात करने के लिए काम में आते हैं। The number of concentric lines in ganoid scale of fish indicate its age. जो गेनोइन फिश है उसकी कंसेंट्रिक लाइंस की संख्या उसकी एज बताती है। वन कंसेंट्रिक लाइन मेड अप्रोक्सीमेटली इन 1 year। एक साल में एक कंसेंट्रिक लाइन बन जाती है तो उन लाइनों की संख्या को गिन करके उसका एज का पता लगाया जाता है। अदर स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म एनुलाई आर फिन रेज, बोन्स, वर्टिब्री। इनके आधार पर भी फिश की एज का पता लगाया जाता है। वर्टिब्री आर ऑफन यूज्ड फॉर शार्क एंड स्केट्स। इस शार्क और स्केट्स में चूंकि ऑटोलिथ नहीं पाया था इसलिए उनके अंदर वर्टिब्री की संख्या को काउंट करके वर्टिब्री की शेप को और उनकी साइज को के आधार पर उनकी एज का पता लगाया जाता है, which do not have otolith।
इनके अंदर ओटोलिथ नहीं होता है। These methods should be evaluated in a species by species basis. ये जो विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, जैसे वर्टिब्री को काउंट करना या स्केल को काउंट करना या ओटोलिथ को काउंट करना या फिन रेज को काउंट करना या बोन्स को काउंट करना, ये सारे के सारे जो तरीके हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज डिफर करते हैं। अलग अलग मछलियों में एज का जो डिटर्मिनेशन है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। As the structure used for the each species depend on which is most accurate and easy to use. सबसे ज्यादा जो आरामदायक तरीका है, इजी हो, सरल तरीका हो और एक्यूरेसी जिसमें ज्यादा हो, इस प्रकार का तरीका मछली के आयु निर्धारण में किया जाता है। अब हाउ आर फिश एज्ड? फिश एज कितनी आयु होती है मछली की, ये जानने के लिए सीजनल चेंजेस इन ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल फिश आर रिकॉर्डेड इन वेरियस हार्ड स्ट्रक्चर्स सच एज ओटोलिथ्स। जो सीजनल चेंजेस हैं वो मछलियों के अंदर पाई जाने वाली जो हार्ड स्ट्रक्चर है, जो कठोर संरचनाएं हैं, उनके अंदर वो वार्षिक चीजों के रूप में अंकित हो जाती हैं। In otolith has seasonal changes appear in the alternating opaque and translucent rings, that is in other words that are called as annuli. जैसा कि अभी बताया, एनुलाई को काउंटिंग करके हम ओटोलिथ में एनुलाई को काउंट करके उसकी फिश की एज का पता लगाते हैं। We can count the number of paired opaque and translucent rings or annuli to estimate the age of fish. So the fish with the 2 annuli would be 2-year-old. अगर 2 annuli हैं तो 2 साल की मछली है। The annuli are visible when magnified under a microscope at 6 to 40 times life size. एन्यूलाई तभी दिखेंगी वो तब जब तक कि उसको 6 से लेकर के और 40 गुना बड़े मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखा जाएगा तभी वो दिखाई देंगी। It is often necessary to slice the otolith across the core to see the all annuli. अगर उसकी TS को देखें तो TS में वो सारी कंसेंट्रिक जो एन्यूलाई हैं वो एक साथ दिख जाती हैं। Scientists typically count annuli from the core of the age of the otolith to obtain an age estimate. जो साइंटिस्ट हैं वह ओटोलिथ की एज को उसकी एनुलाई को काउंट करके और उसकी कोर के पास में उससे फिश का एज का पता लगाते हैं। For formal assessment, the biological data including age, size, sex, maturity and reproductive status are then used in model that enable assessment scientists to estimate the population parameters and to assess the fishery impact. ये सारी चीजें इनको जानने के लिए जिसमें एज है, जिसमें लॉन्जिविटी है, जो कितने लंबे समय तक एक मछली जिंदा रहती है, उसका मेल है या फीमेल है, उनकी परिपक्वता का एज है और उनका रिप्रोडक्टिव स्टेटस है, उनकी फेकेंडिटी है, ये सारी चीजें उनकी पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए काम में आने वाले इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। Because it is commonly recognized that the biological data can vary due to the natural conditions. यह सामान्यतः पाया जाता है कि जो बायोलॉजिकल डेटा हैं, ये जो बायोलॉजिकल डेटा हैं जो अभी ये डिस्कस किए, ये सारे के सारे नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। ये अलग अलग कंडीशंस में चेंज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिश। थैंक यू।